हिंदी आशुलिपि डिक्टेशन संकलन स्टार्ट। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला का कहना है कि उनकी सरकार की पहली प्राथमिकता यह होगी कि पाकिस्तान द्वारा आयोजित आतंकवाद के कारण घाटी में विस्थापित हिंदू भाइयों को वापस बुलाया जाएगा। 60 वर्षीय राजनीतिज्ञ शेख अब्दुल्ला ने विस्थापित हिंदू भाइयों को वापस लाने की प्रतिज्ञा कर ली है। संयुक्त मोर्चा सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर को स्वायत्तता दिए जाने से संबंधित एक सवाल के जवाब में बतलाया कि यह सब कार्य केंद्र सरकार से होने वाली बातचीत पर निर्भर करता है। मैं फिलहाल जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाना चाहूँगा। श्री अब्दुल्ला का कहना है कि हमारे चुनाव घोषणा पत्र में ये सारी बातें रखी गई थी, जिसने यहाँ की जनता को बहुत प्रभावित किया था। घाटी में पुनः शांति बहाल हो, इस बात का भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास किया जाएगा। यहाँ की जनता जो प्रभावित हुई है, उनकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ किए जाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। हालांकि यह चुनौती भरा कार्य है। उनके घर और उनकी संपत्ति निश्चित रूप से उन्हें ही मिलना चाहिए और बेरोजगार लोगों को रोजगार के अवसर दिए जाएंगे। उन्होंने दावा किया है कि 3 वर्षों के अंदर सभी शिक्षित बेरोजगारों को नौकरी दे दी जाएगी। उन्हें केंद्र सरकार पर भरोसा है कि अपनी जनता से किए गए वायदों को वह पूरा करने में मदद करेगी। श्री अब्दुल्ला को यह पता है कि चुनौतियां बहुत कठिन हैं। जहां तक पाकिस्तान का संबंध है, मैं समझता हूं कि उसने अभी तक अप्रत्यक्ष युद्ध नहीं छोड़ा है। उन्होंने इस बात की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि आतंकवादियों से निपटने के लिए अधिक सुरक्षा बल की आवश्यकता पड़ सकती है। महोदय, हम देख रहे हैं कि पहले के मुकाबले में कहीं अधिक संवैधानिक अधिकारों से प्रयुक्त सुप्रीम कोर्ट ने जब तक कई प्रशासनिक काम अपने जिम्मे ले लिए हैं। यह बड़ी प्रसन्नता की बात है। लेकिन सबसे चिंताजनक बात तो यह है कि मुझे न्यायिक नियुक्ति प्रणाली में विश्वसनीयता का अत्यधिक अभाव दिखाई पड़ रहा है। मसलन तमिलनाडु हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने यह जानते हुए भी उनकी पदोन्नति को मंजूरी दे दी, जबकि अदालत 2 मामलों में उन्हें दोषी ठहरा चुकी है। इस तरह न्यायपालिका ने दोहरे मानदंड अपनाने के आरोपों को निमंत्रण दे दिया है। वैसे भी न्यायिक दायित्व निभाने वालों की ईमानदारी का पता लगाने के लिए मुख्य न्यायाधीश के पास
कोई उपाय भी नहीं है। जब नियुक्ति की जिम्मेदारी कार्यपालिका की थी, तब खुफिया मशीनरी से सारे उम्मीदवारों की पृष्ठभूमि की खोज कर ली जाती थी। अब यह मानदंड नहीं रहा। न्यायपालिका अपनी ताकत बढ़ा रही है, तो कार्यपालिका और विधायिका की कीमत पर, और इस क्रम में यह संवैधानिक जांच परख और संतुलन की बेहतर व्यवस्था को क्षति पहुंचा रही है। भ्रष्टाचार के लगातार उभर रहे मामले ने इस मुद्दे पर होने वाली राजनीतिक पहल को रोक कर रख दिया है। न्यायिक सक्रियता को लेकर संसद का विशेष सत्र बुलाने या उस पर लगाम लगाने के लिए संविधान में संशोधन की सारी कोशिश नाकाम रही है। महोदय, यहाँ पर मानवाधिकार के बारे में चर्चा हो रही है। मानव अधिकारों के विश्लेषणों से स्पष्ट हो जाता है कि इस मामले में सभी देशों को मिलकर समग्रतावादी दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए। मेरे विचार से केवल राजनीतिक, सांस्कृतिक या सामाजिक अधिकारों में से किसी एक को ही तरजीहें देने से समस्या नहीं सुलझाई जा सकती। हम इतिहास के मुकाम पर पहुंच चुके हैं। वहां तक यह कतई नहीं कहा जा सकता है कि केवल राजनीतिक अधिकार मिल जाने से बाकी अपने आप हो जाएगा। यह असंभव लगता है, क्योंकि राजनीतिक, आर्थिक अधिकार घनिष्ठ रूप में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। हम आमतौर पर मानते हैं कि प्रजातांत्रिक व्यवस्था में कभी अकाल की स्थिति निर्मित नहीं हो सकती है। दूसरी तरफ मलेशिया के अनुभव से यह सिद्ध हो जाता है कि तेज रफ्तार से आर्थिक प्रगति के लिए आवश्यक नहीं है कि राजनीतिक आज़ादी या बुनियादी सांस्कृतिक अधिकारों में हर प्रकार से कटौती कर बैठें। मूलतः ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि मलेशिया के अंदर स्थितियां बिल्कुल आदर्श हो गई हैं। वहां सार्वजनिक जिम्मेदारियों की कमी हो गई है। श्रेष्ठी वर्ग का वर्चस्व हो गया है। पुरातन पंथी राजनीतिक संस्कृति से संबंधित अनेक तरह के बंधनकारी कानून कायदे प्रचलित हैं। यह बात सही है कि कमोवेश 4 दशक की अवधि में मलेशिया द्वारा अपने अधिकारों की हिफाजत करने के लिए प्रयास किया जाता रहा है। वैसे तो साधारण रीति से 12 महीने का वर्ष माना जाता है, पर कभी कभी 13 महीने का भी वर्ष होता है। पर यह बात केवल चांद मास में ही होती है, और मास सदा वर्ष में 12 ही होते हैं। चांद मास की वृद्धि का हेतु यह है कि दिन रात्रि का मान, जिसे दिनमान कहते हैं, 60 दंड का माना जाता है, पर एक तिथि का मान 58 दंड का माना जाता है। इसलिए 30 दिन में 31 तिथियां पड़ती हैं। इस हिसाब से चांद वर्ष और सामान्य वर्ष में प्रति वर्ष 12 दिन का अंतर पड़ा करता है, जो 5 वर्ष में पूरे 2 महीने का अंतर डाल देता है। ऐसे अधिक महीने को हम मल मास कहते हैं। वह चांद्र मास जिसमें सूर्य की
संक्रांति पड़ती है। शुद्ध मास कहलाता है। पर संक्रांति वर्जित मास 3 प्रकार के माने गए हैं। यह मल मास प्रायः फागुन से अगहन तक 10 ही महीनों में पड़ता है। साधारण 30 दिन का होता है, पर कोई कोई महीने इससे अधिक और न्यून भी होते हैं। आजकल भारतवर्ष में कई प्रकार के महीने प्रचलित हैं, जिसमें देशी, अरबी और अंग्रेजी प्रमुख हैं। देशी या हिंदी महीने 4 प्रकार के होते हैं और माह, चंद्रमास और सावन मास। अरबी महीना एक प्रकार का चंद मास है, जो शुक्ल द्वितीया से आरंभ होता है। अंग्रेजी महीना सौर मास का एक भेद है, जिसमें संक्रांति से महीना नहीं, किंतु प्रत्येक महीने के दिन नियत होते हैं। जो काल प्रचलित या चंद्र वर्ष में उसे सौर वर्ष के बराबर करने के लिए जोड़ा जाता है, उसे मल मास कहते हैं। देशी वर्षों में प्रति तीसरे वर्ष मल मास होता है और उस समय वर्ष में 12 महीने न होकर 13 महीने होते हैं। अंग्रेजी वर्षों में प्रति चौथे वर्ष मल मास का एक दिन अधिक बढ़ाया जाता है। हिंदी डिक्टेशन के लिए एक्सप्लोर स्टेनोग्राफी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को शेयर करें।